Feed Directive, your own training institute. अब आप बन चुके हैं ब्लेंडर प्रोफेशनल। अगर प्रोफेशनल नहीं है तो भाई इंटरमीडिएट यूजर तो बन चुके होंगे। अब आगे हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे कि किस तरह एक वॉकमैन जो पुराने ज़माने आप कह सकते हैं 80s 90s में बहुत यूज होता था जब MP3 प्लेयर्स नहीं थे, तो उसमें हम लोग ऑडियो कैसेट लगा के गाने वाने सुना करते थे। तो उसका लुक एंड फील बहुत अच्छा होता था, उसकी जो प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन होती थी बहुत अट्रैक्टिव होती थी। इसलिए मैंने वॉकमैन को चूज किया है बजाय किसी और चीज को यूज करने के, क्योंकि बहुत अच्छी तरह आपको और समझ में आ जाएगा इसकी टैक्टिक्स 3D मॉडलिंग की और टेक्सचरिंग की जब आप ये वॉकमैन जो है 3D मॉडल करेंगे और उस पे लाइट्स जो है वो लगाएंगे और फिर उसको एंड में जो है रेंडर करेंगे। तो हम लोग काफी कुछ अब इस चैप्टर में सीखेंगे और बहुत मजा आने वाला है। चले शुरू करते हैं। इस लेसन में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह वॉकमैन मॉडल किया जाता है, नया वाला नहीं बल्कि पुराना वाला। Feed Directive, your own training institute. अब ये हमारा नया चैप्टर शुरू हो चुका है और पहले लेसन में आप देख सकते हैं कि हम वॉकमैन जो स्टार्ट करेंगे ना वो इस मॉडल के साथ स्टार्ट करेंगे। तो चलें आइए बनाते हैं ये वाला मॉडल। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर। पहले तो मैं ये सारी चीज़ें डिलीट कर देता हूँ सिवाय इस क्यूब के, क्योंकि इस क्यूब के ज़रिए हम लोग बनाएंगे वॉकमैन। तो सबसे पहले तो इस क्यूब को मैं यहाँ से लेता हूँ और मैं स्क्रीन कास्ट ऑन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चलता रहे कि सीन क्या चल रहा है। सही, तो अच्छा ये लास्ट वीडियो में मैंने साइड में कर दिया था ये स्क्रीन कास्ट, इसको मैं इस साइड पे ले आता हूँ। अब सेट हो गया। तो जी जनाब, ये क्यूब है, इसको हम लोग थोड़ा सा ऊपर ले आते हैं सरफेस के ताकि ये ग्रिड से जो है ना आर पार ना हो। उससे ये आसानी हो जाती है कि आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। तो अब मैं इसको स्केल कर देता हूँ थोड़ा सा, इसकी जो है विड्थ जो है यानी कि इसकी डेप्थ आप कह सकते हैं कम कर देता हूँ। और डेप्थ कम करने के बाद मैं एडिट मोड में आके ऊपर का फेस सेलेक्ट करता हूँ और इसको मूव कर देता हूँ G और Z प्रेस करके, ताकि वो Z की डायरेक्शन में ऊपर मूव हो जाए। मैंने एक्सट्रूड नहीं किया है, सिर्फ मूव किया है। सही, और थोड़ा सा इसको बाहर निकल के ऑब्जेक्ट मोड में वापस आके मैं इसको दोबारा इसकी डेप्थ कम कर देता हूँ। अब मुझे इतनी डेप्थ रखनी है कि इसमें ऑडियो कैसेट जो है वो आ सके। जो 90s में वॉकमैन आए थे ना, उनकी डेप्थ थोड़ी सी कम थी ताकि वो सिर्फ वॉकमैन के साइज़ के हों। तो हमें वो वाला वॉकमैन बनाना है 90s का, हमें पुराने 80s का नहीं बनाना जो बहुत ही ज़्यादा इसकी डेप्थ ज़्यादा होती है। अब मैंने इस पर अप्लाई कर दिया है जो है ट्रांसफॉर्म। उससे ये होगा कि अब मैं अगर इस पे कोई भी बेवल इस्तेमाल करूं तो वो नहीं होगा, वो डिस्टॉर्ट नहीं होगा, वो स्ट्रेच नहीं होगा। अब मैंने ये सामने वाला जो है फेस, ये एजेस ले लिए मैंने, बल्कि सामने वाला फेस कह रहा हूँ, ये एजेस ले लिए साइडों वाले, और इसको मैं बेवल कर दूंगा कंट्रोल B से, और उसके साथ साथ मैं इसकी बढ़ा दूंगा बेवल का सेगमेंट ताकि ये थोड़ा सा कर्व्ड कॉर्नर बने। ठीक है, मैंने इस साइड पे किया, दूसरी साइड पर नहीं किया, क्योंकि दूसरी साइड पे मैं जो रखूँगा ना उसकी जो वो होगी क्या कहते हैं कर्व, वो थोड़ा कम होगा। जैसे आप देख सकते हैं दोनों की कर्व कम है, ताकि ये थोड़ा सा जो है ना एसिमेट्रिकल टाइप का वॉकमैन बन जाए। अच्छा, ऊपर मैंने फेस ले लिया है और मैं ये नीचे वाला भी फेस ले लेता हूँ। और अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको भी बेवल कर दूँगा, बल्कि मैंने ये फेस नहीं है, सॉरी, मैंने एजेस लिए हैं, मैं फेस और गलती से कह दिया, मैंने एजेस लिए हैं ऊपर वाले सारे, नीचे वाले, और एजेस को मैंने बेवल करके थोड़ा कर्व कर दिया ताकि इस तरह का शेप आए। सही, तो ये थोड़ा सा जो है ना इंडस्ट्रियल टाइप का लुक आता है, थोड़ा गैजेट टाइप का ना, इस पर साई-फाई टाइप का लुक आता है। अब मैं फेस लिया है मैंने ऊपर से, और इसको मैं इंसेट करूँगा, और इंसेट करते हुए ये ध्यान में रहना है कि ये इस तरह जो है ना ओवरलैप ना हो जाए। सही, ओवरलैप होगा तो वो फिर सही नहीं रहेगा, तो आपको जो है इतना रखना है। बेशक बाद में नीचे प्रॉपर्टीज़ पे आके आप इस यहाँ पर जो है ना सेटिंग वगैरह इसकी आप कर सकते हैं।
क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि माउस से वो सही तरह नहीं हो रहा होता। अब मैं इसको जो है एक्सट्रूड कर दूंगा नीचे की तरफ, ई प्रेस करके मैंने नीचे जेड की तरफ एक्सट्रूड कर दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और मैंने दोबारा आई प्रेस करके इनसेट कर दिया इसको, सही। अब मैंने एक्सट्रूड ई प्रेस करके दोबारा ऊपर जेड की डायरेक्शन में एक्सट्रूड कर दिया है। तो अब इस तरह का ये इसका एक लुक आ जाएगा। अब ऊपर जो है ये पूरा नाइफ एज शार्प कॉर्नर है, यानी कि एज शार्प एज है, नाइफ शार्प एज है। इसको मुझे सारे एजेस को लेना होगा और ये मैं एजेस यहाँ से ले लूँगा, ऑल्ट प्रेस करके सारे एजेस में यहाँ से ले लूँगा, सही। तो अच्छा, नीचे से भी ले लिए, ऊपर से भी मैंने ले लिए हैं और साइडों में से मैंने ले लिए, 3 जगह से मैंने लिए हैं, ताकि अंदर जो है ना, आप देख सकते हैं दोनों जगह से मैंने लेके इसको थोड़ा सा बेवल किया है और थोड़े ज़्यादा मैंने सेगमेंट रखे हैं। इससे क्या होगा कि ये थोड़ा टाइटर लुक आएगा, काफ़ी इस तरह क्रीस्ड टाइप का जो है ना लुक आएगा, बॉक्सी टाइप का लुक आएगा। मगर आप यहाँ साइड में देखें ये ओवरलैप हो गया था जब मैं इसको बेवल कर रहा था, तो ये मैंने बेवल ज़्यादा किया है, बेवल कम करना पड़ेगा, सही। तो अंडू कर देते हैं दोबारा। आप देख सकते हैं कि मैं इसको अंडू करता हूँ जब तक ये सारा अंडू ना हो जाए, बल्कि पूरा ही अंडू कर देते हैं, क्योंकि वो इनसेट के दौरान ही ओवरलैप हो गया था। मैं इस साइड पे नोट कर रहा था, उस साइड पे नोट नहीं कर रहा था। तो ये रोड क्रॉस करने की तरह ही होता है, आपको दोनों साइडें देखनी होती है, ठीक है, जैसे रोड क्रॉस करते हुए दोनों साइडें देखते हैं ना। अच्छा, अब यहाँ पर मुझे क्या करना होगा कि आप यहाँ पर इसको एक्सट्रूड नीचे की तरफ कर दें, ई प्रेस करके जेड की डायरेक्शन में नीचे एक्सट्रूड कर दें। और अब मैं आई प्रेस करके इसको इंसेट करूंगा, लेकिन अब बहुत ज़्यादा इंसेट नहीं करना, मुझे इतना करना है कि ओवरलैप ना हो इसकी साइड्स, सही। अब मैं इसको ऊपर की तरफ एक्सट्रूड कर दूंगा ई प्रेस करके, क्योंकि आपको याद होगा मैंने जो उस साइड पे जो बेवल किए थे एजेस, वो ज़्यादा बेवल थे, इस साइड पे कम, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा रिजल्ट हमें टाइटर मिलेगा, ठीक है। अब मैंने जो बेवल किया ना कंट्रोल बी से, वो बहुत कम किया है कि वो ओवरलैप ना हो। अभी भी इसको और कम कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ उसको और कम कर दूँ। और सेगमेंट्स अभी 8 हैं, आप सेगमेंट्स को भी कम कर सकते हैं, लेकिन सही है 8 काफ़ी हैं। मेरे ख्याल में तो 4 बेहतर थे, लेकिन चलिए ठीक है। अब मैं इस पर जो है ना वो लगा देता हूँ सब सरफेस मॉडिफायर, सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर, और इसको 2 की वैल्यू देता हूँ ताकि देख सकें कि हम लोग किस तरह का लुक आ रहा है, सही। राइट क्लिक करके शेड स्मूथ कर देता हूँ, तो बड़ा इंडस्ट्रियल टाइप का लुक आ रहा है, जैसा कि होना चाहिए एक डिवाइस का। अच्छा, ये जो मैंने एक्सट्रूड किया है ना ऊपर की तरफ, ये एंड में जाके हम लोग इसको नीचे बिठा देंगे, तो वो एंड में अब मैं आपको दिखा दूंगा। अभी मैंने ये ऊपर ही रखा है, लेकिन ये सारा यहाँ से हो गया है, ये बेसिक हमारा शेप बन गया है। यहाँ से आप हाइड कर सकते हैं, और बगैर सब डिवीजन के इस तरह का लग रहा है, और उसके साथ इस तरह का लगता है। अब मैं इसको वापस हटा देता हूँ, शेड फ्लैट, इसको राइट क्लिक करके शेड फ्लैट कर देता हूँ, ताकि हम लोग दोबारा इस पे मॉडलिंग अपनी स्टार्ट करें। तो मैंने दोबारा इसको राइट करके शेड फ्लैट कर दिया है, जो ऑपोजिट है शेड स्मूथ या शेड ऑटो स्मूथ का। अच्छा, यहाँ मुझे डायगोनल एक ना लाइन बनानी होगी, ताकि मैं इसको एक 2 हिस्सों में डिवाइड करूँ, मगर स्ट्रेट नहीं, थोड़ा डायगोनल। तो यहाँ मैं कंट्रोल R से लूप लगा देता हूँ, तकरीबन यहाँ लगा देते हैं, सही। तो ये लग गया है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, एक्सरे मोड में जाता हूँ ताकि मुझे सारे वर्टिसीज या एजेस नज़र आए। मैं वर्टिसीज लेके यहाँ ये वाले वर्टिसीज सेलेक्ट कर लेता हूँ, और इसको मैंने स्लाइड कर रहा हूँ। मैंने जी दोबारा 2 दफ़ा प्रेस कर दिया है ताकि ये स्लाइड हो, तो मैं स्लाइड करके इन वर्टिसीज को ऊपर ले गया हूँ। तो अब ये डायगोनल टाइप का ना एक शेप बन गया, आप देख सकते हैं। तो उससे क्या होगा, जब मैं यहाँ पर एक पैनल लाइन बनाऊंगा ना, वो पैनल लाइन मैं बनाऊंगा डायगोनल शेप की, क्योंकि स्ट्रेट थोड़ी सी बोरिंग हो जाती है। तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया ऑल्ट प्रेस करके। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको कंट्रोल बी से बेवल करूँगा विदाउट एनी सेगमेंट। तो मैंने सेगमेंट स्क्रॉल व्हील से बिल्कुल ज़ीरो कर दिया, यानी कि एक ही सेगमेंट ही है वो, यानी कोई सेगमेंट नहीं है। इस तरह का मैं बना दूँगा इसको, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक्सट्रूड कर दूँगा इसको अलोंग नॉर्मल्स इनवर्ड,
ठीक है, क्योंकि ये नॉर्मल के डायरेक्शन में अंदर होने चाहिए, एक्सट्रूड रीजन नहीं, एक्सट्रूड नॉर्मल अलोंग, एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल्स मैंने चूज़ करके इसको अंदर की तरफ एक्सट्रूड कर दिया है। अब मैं ये सारे एजेस लेके ना इनको बेवल करूँगा, ताकि जब मैं मैं सब डिवीजन सब सरफेस मॉडिफायर लगाऊं तो ये टाइटर लुक आए यहाँ पर थोड़ा सा। तो मैं ऑल्ट शिफ्ट प्रेस करके बाकी भी सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं कंट्रोल बी प्रेस करके इसको बेवल करूँगा। ज़्यादा बेवल नहीं, थोड़ा सा टाइटर लुक मुझे चाहिए, ठीक है, इतनी काफ़ी है। और 3 सेगमेंट्स मैंने रखे हैं इसके, सही है। अब ये इस तरह का एक आपको साईफाई टाइप का लुक आएगा, ये थोड़ा सा मॉडर्न टाइप का ना एक टच मैंने इसको यहाँ पर दे दिया है। अच्छा, यहाँ पर अब मैं बनाऊंगा एक इनसेट पैनल जो बटन्स के लिए होगा, ठीक। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर सबसे पहले तो मैं इसको टैब दबा के उसमें आ जाऊंगा एडिट मोड में। फ्रंट साइड के ऊपर, यानी कि साइड के ऊपर जहाँ मुझे लगाना है वहाँ मैं कंट्रोल आर से एक एज लूप लगा दूंगा और उसको मैं डिवाइड कर दूंगा तकरीबन 3 उसमें कट्स में, और यानी कि इन एजेस के बीच में डिफरेंट वो हो, और एक एज लूप मैं इस साइड पर लगा दूंगा कंट्रोल आर से, और उसको मैं थोड़ा सा मैं इतने एज लूप लगाऊंगा कि ये जो ना रेक्टेंगुलर शेप में ना आए, ये स्क्वायर शेप में आए। जितने भी ये डब्बे पॉलीगॉन बन रहे हैं ना, ये पॉलीगॉनल ये जो बन रहे हैं ये स्क्वायर शेप में हो, सही। उसका मैं वजह आपको बताऊंगा, उसकी वजह क्या है। तो इतने मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं, तो आप देख सकते हैं। तो मैंने अक्रॉस भी वर्टिकल भी एच लूप लगा दिए, हॉरिजॉन्टल भी लगा दिए, और ये डिब्बे जितने भी ना स्क्वायर शेप में बन गए, सही। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इन डब्बों को मुझे लेना है, तकरीबन इतने मैंने डब्बे ले लिए यहाँ पर, 9 बॉक्सेस, ठीक है। एन प्रेस करूँगा, एडिट में जाऊँगा, लूप टूल्स आपको पता है एड-ऑन से आपको ऑन करना होगा, और यहाँ सर्कल प्रेस कर दूंगा तो ये सर्कल शेप में आ जाएंगे। जैसे ये सर्कल शेप में आएंगे तो मैं यहाँ पर इसको, एक तो ये मुझे फ्लैट नहीं चाहिए, ठीक है, वो मैं हटा दूंगा, या फिर फ्लैट रख दें, कोई मसला नहीं है। मैं इसका रेगुलर अनचेक कर दूंगा ताकि बिल्कुल स्ट्रेट सर्कल बन के मेरे सामने आ जाए, ठीक है। फ्लैटन लगे रहने देते हैं, बाद में देखा जाएगा, सही। तो मगर एक इशू ये है कि ऊपर वाला जो है ना मुझे एक खाली छोड़ना होगा। अब मैं इसको नीचे वाले 9 डिब्बों को वो कर दूंगा सर्कल लूप होल्स, और इसको भी कर दूंगा सर्कल, क्योंकि सेटिंग्स सेव हुई हुई है तो ये आ जाएगा। ऊपर वाला मैंने इसलिए छोड़ा है ताकि वो थोड़ा सा टाइटर टाइप का लुक आए, वरना क्या होगा, वो ऊपर से भी सॉफ्ट हो जाएगा और वो मेरे पास कोई पॉलीगॉन्स या एजेस नहीं होंगे उसको वो करने के लिए। अब मैं यहाँ इन ऊपर वाले को इंसेट करूँगा, ठीक है, और इतना मुझे इंसेट करना है कि मैं उसकी वैल्यू याद रखूँ, क्योंकि नीचे भी मुझे वही इंसेट करना होगा। तो वैल्यू आप ऐसी रखें कि आपको वैल्यू याद रहे, जैसे कि 0.03। अब नीचे वाले को जब मैं इंसेट करूँगा ना तो मैं मुझे वही वैल्यू मैं लगाऊंगा। तो ऐसी वैल्यू रखें जो आप याद रखें, ठीक है। 0.03, इसको भी 0.03 कर देंगे। उससे ये होता है इंसेट लगाने से कि आपके जो पॉलीगॉन्स है ना उनको सपोर्ट मिलती है, बराबर वाले पॉलीगॉन्स को, वरना क्या होते हैं वो एक दूसरे से मर्ज हो जाते हैं। अब मुझे ये वाले जो वर्टिसेस है ना इस साइड वाले, ये मुझे चाहिए स्ट्रेट, ठीक है। ऊपर वाले मुझे सर्कुलर फॉर्म में चाहिए, साइडों वाले मुझे चाहिए उसमें स्ट्रेट। तो अब मैंने ये सारे सेलेक्ट कर लिए वर्टिसेस। अब पहले तो पहले चेक कर लेंगे साइडों के तो नहीं सेलेक्ट हो गए गलती से। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ एस प्रेस करूँगा स्केल के लिए, ठीक है, फिर डायरेक्शन एक्स प्रेस करूँगा और फिर 0 टाइप कर दूँगा ताकि ये बिल्कुल वो हो जाए, अपना स्ट्रेट लाइन में बन जाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये स्ट्रेट लाइन में आ गए। अब मैं इसी तरह यहाँ पर भी ये सेलेक्ट कर लेता हूँ और ये भी यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। एक्स प्रेस, एस प्रेस करके एक्स फिर 0, ठीक है, ये कर दिया मैंने। अच्छा, एक ऊपर से रह गया है,
इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल Z करके इसको सेलेक्ट कर लें, फिर इसको भी सेलेक्ट कर लें। अब S X और फिर 0, तो ये इस तरह का हो जाएगा। अब ये ऊपर आप देखेंगे थोड़ा सा जो है ना शेप इसका अच्छा नहीं आ रहा है साइडों में से, तो मुझे ये लेके ना ये वाले, और ये गलती से हो गया सेलेक्ट, इसको अनडू कर सेलेक्ट कर लें, ठीक है। और S और X प्रेस करके मैं X की डायरेक्शन में इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा ताकि ये इस तरह का एक शेप आ जाए। अब आप देखेंगे कि ये जो लूप बना रहा है ना, ये कैप्सूल टाइप का एक शेप बना रहा है। तो मैं इस सब को यहाँ से सेलेक्ट करूँगा, जितना भी ये कैप्सूल टाइप का शेप बन रहा है ना इसका, ठीक है। इस सब को यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। तो टाइम लग रहा है सेलेक्ट करने में, मगर मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको टाइम लग जाए समझने में, वरना आप ये सर्कल सिलेक्शन लें और इस तरह आराम से सेलेक्ट कर लें सारे, ठीक। या फिर ये बॉक्स सिलेक्शन लेके इस तरह आप बॉक्स बना के भी कर सकते हैं, या इसको सिंगल क्लिक भी कर सकते हैं, तो आपकी चॉइस है। तो मैंने ये सारे सेलेक्ट कर लिए हैं और इसको मैं थोड़ा सा इंसर्ट करूँगा अंदर की तरफ, ज़्यादा नहीं, ठीक है। और अंदर की तरफ इसको एक्सट्रूड करूँगा, E प्रेस करके Z अंदर की तरफ एक्सट्रूड, सही। तो ये इस तरह हो जाएगा, आप देख सकते हैं। पहले मैंने इंसर्ट किया, फिर एक्सट्रूड किया। अब मैं इसको रिसाइज कर दूंगा अंदर की तरफ ही, S प्रेस करके और Z प्रेस करके, और फिर S और X, ताकि ये यूनिफॉर्मली हो जाए, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली यूनिफॉर्म स्केल नहीं होगा, आपको मैनुअली करना पड़ेगा, पहले Z फिर X। अब इसके ऊपर लगाते हैं अपना सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर, चेक करने के लिए कि रिज़ल्ट कैसा आ रहा है। सही, रिज़ल्ट साइडों का तो अच्छा आ रहा है, आप देख सकते हैं, मगर ये अंदर का जो है ना रिज़ल्ट, ये थोड़ा सा सही नहीं आ रहा। तो इसका मैं आपको तरीका बताता हूँ, ये किस तरह सही हो जाएगा। ये ऊपर और नीचे जो है ना थोड़ा सा सेट नहीं आ रहा। वैसे इसके ऊपर बटन आएंगे, नज़र तो नहीं आएगा, छुप जाएगा, मगर फिर भी इसको सही कर लेते हैं। अब टैब दबा के मैं वापस इस पे आ जाता हूँ। मैंने इसको फ्लैट शेड कर दिया फिर से, और सब डिवीजन हाइड कर दिया, और ये सेलेक्ट करके मैंने X प्रेस करके डिलीट कर दिया, ठीक है। अब ये सारे डिलीट हो गए। अब मैं क्या करूँगा कि ये डिलीट तो हो गया, मुझे वापस चाहिए, तो ऑल्ट प्रेस करके मैंने ये सारे एजेस ले लिए, F प्रेस करके मैंने इसको एक फिल कर दिया, और इसको वापस इंसेट भी कर दिया, ठीक है, I प्रेस करके। अब देखते हैं रिज़ल्ट किस तरह का आ रहा है, ठीक है। और राइट क्लिक दोबारा शेड स्मूथ। अब रिज़ल्ट थोड़ा सा बेहतर आ रहा है, अब अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है। तो इस तरह आप जो है ना इसका काम, इसको इस तरह आप बना सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको वो कर दिया है, और शेड फ्लैट दोबारा कर देते हैं। अच्छा सॉरी, मैंने रेंडर का बटन ऑफ कर दिया था, मुझे फीड पोर्ट ऑफ करना था। अच्छा, अब इसको क्या करूँगा, ये जो पूरा है ना इसको भी सेलेक्ट करके और कंट्रोल प्लस करूँगा ताकि ग्रो हो जाए, और फिर X प्रेस करके इसको डिलीट कर दूँगा। उसकी वजह ये आप देखते रहें, मैं दोबारा से ऑल्ट प्रेस करके ये सारे एजेस लेता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद मैं F प्रेस करके इसको, सॉरी F नहीं बल्कि फेस पे जाते हैं। ग्रिड फिल किधर गया, ग्रिड फिल मेरा, हाँ फेस के अंदर है शायद, एज के अंदर है या फेस के अंदर है, हाँ फेस के अंदर है, ये रहा, ठीक है। मैं ग्रिड फिल क्लिक कर देता हूँ, और जब से ग्रिड फिल करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली इसकी ग्रिड इस तरह बना देगा। अब इसका रिज़ल्ट और अच्छा आएगा, तो I प्रेस करके इंसर्ट कर देता हूँ उसको अंदर की तरफ, और दोबारा इसको चलाते हैं, लगाते हैं इसके ऊपर, राइट क्लिक करके शेड स्मूथ, शेड ऑटो स्मूथ, कुछ भी रख लें आप, सही। तो ये हो गया। शेड ऑटो स्मूथ का फ़ायदा ये होगा, मुझे बार बार राइट क्लिक करके शेड फ्लैट नहीं करना पड़ेगा मॉडलिंग पे जाने के लिए, मैं मॉडिफायर से ऑफ कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा इसका शेप उभर के सामने आ गया है। आगे मज़ीद हम नेक्स्ट क्लास में इसको थोड़ा सा और मॉडल करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम अभी कर लें, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मैंने ये नोटिस किया है कि आप में से काफी लोग मेरे वीडियोस मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर देख रहे हैं। तो भाई अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप जी इंटरैक्टिव कम्युनिटी का एक अहम हिस्सा बन जाए। और एक और अहम बात बताता चलूं, प्लीज मेरी वीडियोस को डाउनलोड ना कीजिए, सिर्फ उन्हें ऑनलाइन देखें। जब आप उन्हें डाउनलोड करते हैं तो मेरे चैनल का वॉच टाइम आवर असरअंदाज होता है।
जो बहुत नुकसानदेह है। तो प्लीज आप उन्हें डाउनलोड ना करें बल्कि ऑनलाइन देखें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दें और अपना बहुत ख्याल रखें।